नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी एवं एलटी के एग्ज़ाम के साथ साथ झारखंड टीजीटी एवं पीजीटी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और सूची सेकंड में उन सिद्धांतों के प्रतिपादक का नाम दिया गया है। पहला सिद्धांत है निरपेक्ष लाभ का नियम। तो निरपेक्ष लाभ का नियम एडम स्मिथ द्वारा दिया गया। ए का मिलान होगा 3 से। तुलनात्मक लागत लाभ का सिद्धांत किसने दिया? तुलनात्मक लागत लाभ का सिद्धांत रिकार्डो द्वारा दिया गया था। 4 बी मिलेगा 4 से। सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत हैक्चर-ओलिन द्वारा दिया गया था। सेकेंड 2 हो जाएगा। सी का मिलान होगा 2 से। और अवसर लागत सिद्धांत को प्रोफेसर हाइबरलर ने दिया था। तो इस प्रकार से मिलान होगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 3 4 2 1 बी ऑप्शन में है। बी सही हो जाएगा। 1 का बी सही है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। इसमें भी एक तरफ कुछ योजनाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ योजनाओं के लागू होने का वर्ष और लागू करने वाली संस्था का नाम दिया गया है। मिलान करना है। पहली योजना है मध्याह्न भोजन स्कीम। मध्याह्न भोजन स्कीम किस वर्ष लागू की गई? तो मध्याह्न भोजन स्कीम 1995 में लागू की गई थी। ए का मिलान होगा 2 से। अगला मनरेगा का क्रियान्वयन। मनरेगा का क्रियान्वयन जो है 2006 से हुआ और 2005 में मनरेगा एक्ट बना और 2008 से पूरे भारत में मनरेगा लागू किया गया। 2009 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। तो इसका बी मिलेगा 1 से। नकदी रिजर्व अनुपात। नकदी रिजर्व अनुपात या आरबीआई की मौद्रिक नीति का एक अस्त्र है। तो सी का मिलान होगा 4 से। अब बचा डी और इधर एक बचा है 3 किसी से नहीं मिला। तो विभाज्य कर जो है वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। डी का मिलान होगा 3 से। तो इस प्रकार से 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। 2 1 4 3 बी ऑप्शन में है। 2 का सही आंसर है बी। 3 नंबर क्वेश्चन, धारणीय विकास की सर्वाधिक लोकप्रिय परिभाषा किसने दी? विश्व विकास रिपोर्ट, यूएनडीपी रिपोर्ट, ब्रिटलैंड रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष रिपोर्ट। तो धारणीय विकास की सबसे लोकप्रिय परिभाषा 1987 में गठित ब्रिटलैंड रिपोर्ट, जिसमें आवर कॉमन फ्यूचर में धारणीय विकास या संपोषणीय विकास या टिकाऊ विकास की परिभाषा दी गई। जिसमें क्या बताया गया? टिकाऊ विकास वह है जो भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमता को क्षति पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। मतलब कह सकते हैं कि वर्तमान में जो पीढ़ी है वह पर्यावरण संसाधनों का इस प्रकार दोहन करे कि कुछ न कुछ पर्यावरणीय संसाधन अवशेष रह जाएं आने वाली पीढ़ी के लिए। ऐसी परिभाषा ब्रिटलैंड रिपोर्ट में दी गई, जो धारणीय विकास की सबसे लोकप्रिय परिभाषा थी। टिकाऊ विकास में सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय लक्ष्यों का समावेश किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी हो जाएगा। 3 का आंसर सी। 4, नियोजन अवधि के दौरान सर्वोच्च विकास दर कब की गई?
8वीं योजना के दौरान, 9वीं योजना के दौरान, 7वीं योजना के दौरान, 10वीं योजना के दौरान। तो नियोजन अवधि के दौरान सर्वोच्च विकास दर जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बना? तो असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में बना था और लागू किया गया था। असंगठित सामाजिक सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य क्या था? असंगठित सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा योजना के निर्माण, जीवन और विकलांगता कवर, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा और अन्य लाभ को असंगठित मजदूर के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था। भारत में क्या है, 50 करोड़ का श्रम बल है, जिसका 90% लोग जो हैं 90% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। 50 करोड़ श्रम बल का 90% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और 10% लोग संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। तो इसका आंसर 5 का आंसर सी सही है। 6 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक वित्त वर्ष में व्यय की प्रत्येक मद के पुनर्मूल्यांकन करने के पश्चात बजट बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो प्रत्येक वित्त वर्ष में प्रत्येक मद के पुनर्मूल्यांकन के पश्चात बजट बनाने की प्रक्रिया शून्य आधार बजट कहलाता है। शून्य आधार बजट 1969-70 में पीटर ए पायर द्वारा इस बजट का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस वर्ष में भारतीय रुपया को वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में चालू खाता लेन देन में पूर्णतः परिवर्तनीय किया? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित एस तारापोर समिति ने भारतीय रुपया को वस्तु और सेवाओं के संबंध में चालू खाता लेन देन में परिवर्तनीयता की बात 1994 में की थी। 7 का आंसर सही है बी। 8 नंबर, फसल का नाम बताइए जिसके संदर्भ में हरित क्रांति सर्वाधिक सफल रही। हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन डी बोरलॉग को माना जाता है, जिन्होंने 1966-67 में मैक्सिको में गेहूं के उत्पादन में उन्नत सफलता प्राप्त की। और भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। और भारत में 1966-67 में हरित क्रांति का प्रयोग किया गया और हरित क्रांति मुख्य रूप से गेहूं और धान की फसल पर प्रयोग किया गया और इसी पर यह सफल रहा। इसके अलावा गेहूं, धान और मोटे अनाज को भी इसमें शामिल किया गया था। तो 8 का सही आंसर ए हो जाएगा। 9, यदि किसी नियत भूखंड पर अधिकाधिक पूंजी और श्रम का प्रयोग किया जाता है तो कृषि की इस पद्धति को कहा जाता है। कृषि की इस पद्धति को गहन कृषि कहा जाता है। 9 ए सही है। 10, नई कृषि रणनीति में HYVP निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप है? तो HYVP हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम का संक्षिप्त रूप है। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम जो है 3 जो वार्षिक योजनाएं थी उन्हीं में 1966-67 में चालू किया गया था। सी सही है इसका। 10 का सी सही है। 11, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में क्षेत्र विकास का सही क्रम निम्न में से क्या है? क्षेत्र विकास का सही क्रम है कृषि, सेवा और उद्योग। सबसे ज़्यादा GDP में योगदान स्वतंत्रता के पश्चात कृषि का था, जो लगभग 52% के आसपास था। इसके बाद सेवा का और उसके बाद उद्योग का था। इसी प्रकार से अगर श्रम शक्ति की बात की जाए
तो सबसे ज़्यादा श्रम शक्ति या रोजगार कृषि में लोगों को प्राप्त था स्वतंत्रता के बाद 72%। सेकेंड नंबर पे सेवा क्षेत्र में रोजगार प्राप्त था 10%। और थर्ड नंबर पे ये थर्ड नंबर पे था, ये सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर पे कृषि, सेकेंड नंबर पे उद्योग, ये 17% उद्योगों में लोगों को रोजगार प्राप्त था। और थर्ड नंबर पर सेवा क्षेत्र में 10% लोगों को रोजगार प्राप्त था। और वर्तमान में अगर बात की जाए तो जीडीपी में वर्तमान में कृषि, सेवा एवं उद्योग का योगदान अलग अलग है, जिसमें सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान सेवा क्षेत्र का है 52% है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे उद्योग का योगदान है 28% और थर्ड नंबर पे कृषि का योगदान है। क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे कृषि का योगदान जीडीपी में घटता चला गया और तीसरे नंबर पर आ गया। स्वतंत्रता के समय पहले नंबर पर था। अगला नंबर 12 नंबर क्वेश्चन, रोजगार संबंधी केन्स के सिद्धांत द्वारा निम्न में कौन सा उपेक्षित था? अपेक्षाओं की भूमिका, पूंजी स्टॉक की भूमिका, सरकार की भूमिका, उपभोग की भूमिका। रोजगार संबंधी केन्स के सिद्धांत द्वारा निम्न में से कौन सा उपेक्षित था? तो पूंजी स्टॉक की भूमिका उपेक्षित थी। अगला 13 नंबर, निम्न में से कौन अपूर्ण प्रतिस्पर्धा की एक विशेषता नहीं है? अपूर्ण प्रतिस्पर्धा की विशेषता निःशुल्क परिवहन, देशी उत्पादन, फर्मों का मुक्त प्रवेश, ये सारी विशेषताएं हैं, पूर्ण ज्ञान नहीं है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, स्थिर औसत लागत में गिरावट के चलते औसत परिवर्ती लागत बढ़ने लगती है क्योंकि साधनों का प्रतिफल ह्रासमान होने लगता है, साधनों का प्रतिफल बढ़ने लगता है, उत्पादन का बजट संकुचित होने लगता है, लागत मूल्य बढ़ने लगता है। तो साधनों का प्रतिफल ह्रासमान होने लगता है, 14 है, ये सही हो जाएगा। 15, खाद्य वस्तुओं की मांग आय बेलोच होती है, निम्न में से किसके द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? तो खाद्य वस्तुओं की मांग आय बेलोच होती है, एंजिल द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। 15, 20 सही हो जाएगा। 16, किस अर्थशास्त्री ने फर्मों के प्रवेश में बाधाएं अवधारणा विकसित की? W.S. जेवेंस ने, अल्फ्रेड मार्शल, J.S. बेन, W.J. बॉमेल। तो J.S. बेन ने प्रवेश में बाधाओं संबंधी अवधारणा विकसित की है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न कारकों पर विचार करें। फर्स्ट, स्वतंत्र प्रवेश, सेकंड, विज्ञापन, थर्ड, संतोषजनक लाभ का लक्ष्य। इनमें से कौन चैम्बरलिन के एकाधिकारी प्रतियोगिता का भाग है? तो 1 और 2 दोनों हैं। स्वतंत्र प्रवेश और विज्ञापन लागत 1 और 2 किसमें है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, कैपिटल इन द 21st सेंचुरी पुस्तक के लेखक हैं जगदीश भगवती, A.K. सेन, जोसेफ स्टिग्लिट्ज़, थॉमस पिकेटी। तो कैपिटल इन द 21st सेंचुरी पुस्तक के लेखक थॉमस पिकेटी हैं। 18 डी सही है। 19, निम्न में कौन अर्थशास्त्री अधिशेष श्रम की समस्या से संबंधित नहीं था? अधिशेष श्रम की समस्या से कौन सा अर्थशास्त्री संबंधित नहीं था? W.A. लेविस, गुस्ताफ रेनिसैंड, K.R. नर्क्स, J.S. मिल। तो J.S. मिल अधिशेष श्रम की समस्या से संबंधित नहीं था। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, मजदूरी वस्तु मॉडल का प्रतिपादन किया था। मजदूरी वस्तु मॉडल का प्रतिपादन वकील एवं ब्रह्मानंद द्वारा किया गया था। 20 ए सही हो जाएगा। 21, वन आच्छादित क्षेत्र को किस वित्त आयोग ने भारत में संसाधनों का क्षैतिज आवंटन की एक कसौटी माना है? 12वां वित्त आयोग, 10वां वित्त आयोग, 14वां वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग। 14वें वित्त आयोग में वन आच्छादित क्षेत्र को पहली बार शामिल किया गया था। 14वें वित्त आयोग का समय 2015 से
20 तक है 5 वर्ष के लिए, और YV रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। और संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अब राज्यों के बीच कर आवंटन का आधार 14वें वित्त आयोग में क्या था? जनसंख्या के आधार पर जो राज्यों को कर का आवंटन किया जाता था 1971 की जनसंख्या के आधार पर 17.5% भार दिया जाता था। दूसरे नंबर पे जननांकिकी परिवर्तन या जननांकिकी बदलाव के आधार पर 10% भारांक दिया जाता था। तीसरे नंबर पे आय असमानता के आधार पर 50% का भारांक दिया जाता था। और क्षेत्रफल छोटा और बड़ा के आधार पर 15% का भारांक दिया जाता था। और नया जो कर 14वें वित्त आयोग में शामिल किया गया था वो वन आवरण का भारांक था, वो 7.5% के बराबर राजस्व दिया जाता था। तो इसका आंसर जो था 21 नंबर क्वेश्चन का सी सही है। अगला 22 नंबर, निम्न चित्र में प्रदर्शित है। निम्न चित्र में क्या प्रदर्शित है? सामान्य संतुलन, आंशिक संतुलन, ए था बी दोनों, ना तो ए ना बी। तो इसमें सामान्य संतुलन की बात की गई है। अगला, भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को संकट में डाले बगैर वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना क्या कहलाता है? धारणीय विकास कहलाता है। और यह परिभाषा आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट के तहत ब्रिटलैंड आयोग द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, वर्तमान में भारत में वित्त मंत्री निम्न में से कौन है? भारत में वित्त मंत्री शक्तिकांत दास, असीम दास गुप्ता, द्रौपदी मुर्मू। तो शक्तिकांत दास RBI गवर्नर हैं, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, और उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या प्रतिस्थापन की कुल प्रजनन दर है। तो जनसंख्या प्रतिस्थापन की प्रजनन दर 2.1% है। तो सी सही हो जाएगा, 2.1।